जय भीम जय संविधान के नारे जब तक लगते रहेंगे कोई अपने आप को अलग नहीं समझेगा। अभी हम महाराष्ट्र में गए तो बाबा साहब के लड़के की वाइफ वहां पे मिली, इनका पोता मिला। हमने कहा भाई हमारे इधर खास करके दिल्ली और जो पूरा जो क्षेत्र है उसमें ये नहीं जानते कि बाबा साहब के लड़के की वाइफ और इनके पोते भी हैं, इनका परिवार भी है। मगर आप यहीं रहते होंगे, उधर कोई नहीं जानता, आप उधर आओ। वे उन्होंने एक प्रोग्राम में हमारे साथ में रहे तो उनका जो पोता था वो बड़ा सीधा है वो लड़का, उनके फोटो वगैरह खींच के हम जाए, साथ में बातचीत करी तो वे इधर आएंगे, उनको भी इधर दिखाओ, नहीं तो ये समझ लेंगे बाबा साहब का कुछ है ही नहीं और इनके नाम पे और लोगों का भाई सत्ता हासिल कर ली। आपको पता कोई मदद करी, कह लीजिए मदद किसी ने कुछ नहीं करी। तो वही इनका परिवार भी है, वे भी है, सारी चीजें हैं, उनको भी इधर बुलवाओ और जब भी प्रोग्राम होते हैं तो यहाँ पे उनको लेकर आओ। और जो भी अगला एक प्रोग्राम यहाँ पे जब पार्लियामेंट में होगा बाबा साहब की उस पे जयंती पे या कुछ उस पर होता है ना प्रोग्राम 14 अप्रैल को आपके भारतीय किसान यूनियन की तरफ से भी हम पूरे यहाँ पे स्टोर्स लगाएंगे, अपने बैनर लगाएंगे। टिकैत साहब का उनका जय भीम और जय टिकैत के नारे इस देश में लगेंगे, जय भीम जय छोटूराम के नारे देश में लगेंगे और इन्हीं नारों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। हमारे सामने बैठे भंते सुमित रत्न जी, डॉक्टर उदित राज जी, मीडिया के तमाम साथियों और इस परिसंघ के आयोजन में शामिल होने आए हिंदुस्तान के कोने कोने से तमाम जागरूक और चेतना संपन्न लोग। हालांकि मुझे ओम सुधा जी ने कहा था कि लंच के बाद बोलना है और मुझे तब बुलाया जब नवीन कुमार जी का भाषण और इतना धारदार भाषण खत्म हुआ। मैं जिस इस समय संकट से गुजर रहा हूँ वो बातें भी आपसे कहने के लिए आया हूँ और वो शुक्रिया अदा करने के लिए भी आया हूँ कि हिंदुस्तान भर के तमाम बहुजन लोगों ने, जो यहाँ मीडिया के लोग हैं, मैं उनको बहुजन मीडिया और मेनस्ट्रीम मीडिया से अलग करके नहीं देख रहा हूँ, उन्होंने जिस तरह से आवाज़ बुलंद की उसी का ये परिणाम था कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बुलडोजर राज चल रहा है तो मेरा घर भी सही सलामत रहा और मैं भी सही सलामत रहा। एक रात को तो मेरे पास खबर भी आई थी, तकरीबन 11 बजे गाड़ी भी आई थी कि आप निकल लें दिल्ली और मैं वहाँ किसी संघ के बड़े नेता से आपकी मुलाकात करा के मामला रफा दफा कर दूंगा। माने वो जो हालात थे कि कई दफ़ा इस तरह की परिस्थितियां आ रही थी, मैंने कहा कि अब तो गिरफ्तारी लाइव टेलीकास्ट हो गई। पत्नी को मैंने समझाया कि इस तरह से आपको करना है, लेकिन मैं कहीं जाने वाला नहीं। और मुझे लगता है कि वो ताकत वही थी जो आप लोगों ने जिस तरह से समर्थन किया, और हौसला भी मेरा इसलिए रहा कि आप लोग साथ खड़े थे तो ये बुलडोजर सरकार की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन एक शिकायत ज़रूर मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ, चूँकि वो बात मेरे तक आई थी इसलिए इसकी चर्चा भी उदित राज जी ने शुरू में की और भी वक्ताओं ने की कि अक्सर हम लोग बहुत जल्दी कैरेक्टर लिखना शुरू कर देते हैं। मेरे बारे में हालांकि दिल्ली के बहुत सारे साथी हम लोग पहले से, चाहे लक्ष्मण हो, रतनलाल जी हो, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि लोग यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि आपका संबंध दक्षिण पंथ से है, रहा है, इसलिए कुछ लोगों को संशय है। तो मैंने कहा कि कोई एक आध फोटो, कोई एक आध वक्तव्य किसी नेता के साथ कहीं कुछ मिले तो
इसके बाद मुझे भी जानकारी हो कि कहीं मेरा ताल्लुक था। लखनऊ में भी कुछ साथी ऐसे थे जो मेरे व्यक्तिगत जीवन को लेकर के ऐसी बातें कह रहे थे जिनके बारे में मुझे पहली बार पता चल रहा था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई दफ़ा हम लोग बगैर जाने, हाँ ये ज़रूर है कि मैं लखनऊ में हूँ, दिल्ली में चूँकि आप लोगों की एकजुटता, जो मैंने इन दिनों कमी महसूस की लखनऊ में और दिल्ली की जो ताकत देखी कि जिस तरह की एकजुटता यहाँ पर है, और उसी का परिणाम था कि प्रोफेसर रतनलाल जी पर जो हाथ डालने की कोशिश की गई, दूसरे दिन ही उनको जवाब मिला। ये चीज़ लखनऊ में नहीं है। लक्ष्मण जी से मैंने शेयर भी किया था कि हमारे पास, माने लखनऊ ही नहीं और दूसरे शहरों में वकीलों की टीम नहीं है, हमारे पास मीडिया की टीम नहीं है। लखनऊ में एकमात्र नीरज पटेल हैं, उन्होंने बहुत मेहनत से लगातार आवाज़ उठाई। तो ये बातें जो मुझे अपने संदर्भ में कहनी थी, हालांकि ये विषय नहीं था, मैं खासतौर पर इसलिए कह रहा था कि हम लोगों की जो ये आदत हो गई है कैरेक्टर लिखना, मैं चाहता हूं कि बगैर जानकारी के, या आप जान लें उसके बाद लिखें, बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे किसी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए। नवीन कुमार जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि अगर भीतर से कोई कुछ है और बाहर से कोई कुछ और, तो फिर नहीं बख्शा जाना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही। साथियों, जो विषय आज का है और उस पर इतने सारे लोगों ने चर्चा की है, उदित राज जी ने जो बातें कही है, मैं थोड़ा सा उसमें से आपके सामने रखना चाहता हूं। थोड़ा सा मैं हिस्ट्री की तरफ ले जाना चाहता हूं कि जो 2-3 मिनट बुनियादी तौर पर, मैं 2 ही 3 मिनट में संक्षेप में खत्म करूंगा कि एक तो जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, उस वक्त जो ब्रिटिशर्स बुद्धिजीवी थे वो जिस तरह से हिंदुस्तान का इतिहास लिख रहे थे, J.S. मिल से लेकर के और विलियम जोन्स होते हुए ढेर सारे नाम हैं, उन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया और धर्म के आधार पर किया। अकेले बाबा साहब उस समय, हालांकि उसके पहले ज्योतिबा फूले हैं और भी लोग हैं, लेकिन बाबा साहब अकेले पूरे बौद्धिक मोर्चे को उन्होंने संभाल रखा था। ये जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे उस समय के, जो खास करके कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने अंग्रेजों की तर्ज पर ही भारत के इतिहास को उसी ढंग से व्याख्यायित किया। और मुझे लगता है कि स्वाधीनता आंदोलन में जो बुनियादी समस्या हुई कि जो राष्ट्रवादी आंदोलन है वो हिंदू धर्म के नाम पर आगे बढ़ता है, उसी इतिहास से जुड़ करके, और वो एक वजह रही जब देश का विभाजन हुआ। चूंकि मुझे बहुत संक्षेप में बोल रहा है, इसलिए मैं इसको व्याख्यायित नहीं कर पा रहा हूं। मैं कहना यह चाह रहा हूं इस बिंदु के मार्फत के प्राचीन भारत में करीब करीब 1000 साल का बुद्धिज्म का इतिहास है, और उस बुद्धिज्म के इतिहास को दरकिनार करके जिस तरह से हिंदू धर्म को वहां उठा करके और पूरे राष्ट्रवादी आंदोलन में आगे ले जाया गया। राम राज्य की अवधारणा आती है सावरकर वर्सेस गांधी के बीच में, और उसका क्या परिणाम हुआ वो हम आज झेल रहे हैं। तो जरूरत इस बात की है, मैं उदित राज जी से जोड़ रहा हूं अपने को, कि इस समय हमें अपने इतिहास को फिर से लिखने की जरूरत है। हालांकि ये काम कांशीराम साहब ने, उनकी टीम ने बखूबी किया था, लेकिन शायद हमारी जो पीढ़ी है वो उसको भूलते हुए जा रही है। तो एक काम तो हमारा ये हो कि हम अपने इतिहास को, बुद्धिज्म के इतिहास को, हम अपने नायकों के इतिहास का पुनर्लेखन फिर से करें और उनके बीच में पहुंचाएं। दूसरी बात जो मुझे लगता है कि आज के दौर में सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत है कि हमें लड़ाई किसके लिए लड़ना है, हम अपने लोगों के बीच में जाएं तो क्या लेकर के जाएं। एक SSS का फॉर्मूला हो सकता है, चूंकि अब तो 5 किलो राशन में अगर वोट मिल रहा है जैसा सरकार कह रही है, या हम लोग भी कभी कभी कन्विंस हो जाते हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता कि केवल उसकी वजह से हो रहा है। समता,
सम्मान और स्वाभिमान। हमारे लिए बुनियादी चीजें ये हैं, जब हम लोगों के बीच में जाएं, ये ट्रिपल एस का फॉर्मूला हम लेकर के लोगों के बीच में जा सकते हैं, तो उसमें ये जो बहुजन का कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है कि वो हमारे लिए ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा होगा। अब अगर मौका मिला तो मैं अगले किसी सत्र में बात रखूंगा, क्योंकि बातें बहुत सारी करनी है, लेकिन मेरे पास आ गया है। तो आप अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।